जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त जाहिर है कि पहली खबर तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं सालसी की, और मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ भी ले गए हैं तेहरान। क्या आपको लगता है कि इम्कानात कुछ बन सकते हैं कि दोबारा पाकिस्तान मेज़बानी करे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से? जी आसमा साहबा, देखिए जैसे कि आप जानती हैं कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एक बहुत मुखलिसाना कोशिश कर रहा है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हर तरफ से उसको पज़ीराई भी मिल रही है, चाहे वो चीन है, चाहे वो अमेरिका के सदर हैं, चाहे वो यूरोप के रहनुमा हैं, चाहे वो हमारे अपने खित्ते में मुख्तलिफ ममालिक की क़यादतें हैं, सब पाकिस्तान की इस कोशिश के मोतरफ़ हैं। इसकी वजह ये है कि जो जंग के शोले भड़क रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता सीज़ फायर ना होती, तो अब तक ना जाने तेल $400 बैरल पे होता या 500 पे होता। और उसके न सिर्फ ये नहीं कि आलमी मईशत पर और दुनिया की मईशतों पे बड़े बुरे असरात होते, बल्कि बड़ी हौलनाक तबाही इस खित्ते में आनी थी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता। पिछले 20-30 साल की तरक्की मुख्तलिफ ममालिक की ज़मीन बोस हो सकती थी। तो एक बहुत बड़ी हौलनाक तबाही से जो सीज़ फायर हुई, उससे ये खित्ता भी बचा और दुनिया में भी कुछ थोड़ा-सा ठहराव होया, मईशत में आया, जो कि एकदम बेकाबू हो रही थी। और अभी भी आप देखें कि चाहे आप अमेरिका देख लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लें, चाहे यूरोप देख लें, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, हर मईशत में इस वक्त महंगाई है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और इस बहरान की बेयकीनी की वजह से इंश्योरेंस की कीमतों में इजाफा हो गया है, रिस्क प्रीमियम बढ़ गया है। न सिर्फ तेल की तरसीलात मुतासर हो रही हैं, बल्कि दूसरी अशिया की तरसीलात भी, जो लॉजिस्टिक्स हैं, पूरे वो मुतासर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इसमें बहुत मुखलिसाना कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला आपने देखा कि ईरान चले गए, तशरीफ़ ले गए। आज मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से हमारे नायब वज़ीर आज़म की बात हुई, उससे पहले वज़ीर आज़म की भी खलीजी ममालिक की क़यादत से बातचीत हुई और हम तमाम दोस्त ममालिक से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका के सदर ने चीन के दौरे से वापसी पर इस बात का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान की मुदाखलत के ऊपर जंग जो है उसमें ठहराव आया, सीज़ फायर आई और ठीक बात। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की। तो हम अभी भी बहुत पुरुमीद हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों में कामयाबी दे, क्योंकि इस कोशिश की नाकामी और जंग के शोले अगर दोबारा भड़के, तो उसके बड़े हौलनाक असरात होंगे पूरे खित्ते के लिए और 193 ममालिक की मईशतों के लिए। बिल्कुल, और उसमें सबसे ज़्यादा हम तो खुद भी वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ममालिक हैं उसमें शामिल है। चौधरी साहब, आप तो मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं और ज़ाहिर है कि आपकी एक काविश हम देखते भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप क्या करेंगे? क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी का क्राइसिस बढ़ रहा है, जो हमारी कीमतें बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, बजट आने वाला है, हमारा डेफिसिट जो है अगर ये ज़्यादा लंबा चलता है तो ये बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ऑयल इंपोर्ट करना होता है। तो क्या मनसूबाबंदी है पाकिस्तान की इस मरतबा बजट के हवाले से भी? ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस बात का बहसीत कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमतों ने जल्दबाजी की है कि जो मार्केट्स को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो चाहे रात 12 बजे 1 बजे तक खुले रहें, क्योंकि अभी हम क्राइसिस से निकले नहीं हैं। एक एक बूंद या एक एक ड्रॉप जो तेल का आता है वो डॉलर्स के अंदर आता है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, हम अपने तर्ज अमल में संजीदगी और जिम्मेदाराना रवैया लेकर आए। आप मुझे बताइए, आपने भी पूरी दुनिया फिरी है, मैं भी पूरी दुनिया से ज़्यादातर वाकिफ हूँ, बहुत अल्लाह ने मौका दिया। कहीं आपको 6 बजे के बाद कहीं कारोबारी मराकज़ खुले हुए नज़र आते हैं? नहीं। चाहे आप चीन में चले जाएँ, चाहे जापान बिल्कुल। चले जाएँ, चाहे मलेशिया चले जाएँ, चाहे यूरोप चले जाएँ, चाहे अमेरिका चले जाएँ, वहाँ सब जगह यही है कि 6 नहीं तो हद 8 बजे कारोबार बंद हो जाता है और सुबह-सुबह वो 6 बजे, 7 बजे अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़, जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि आप बिल्कुल। इशा के बाद अपने मामलात लपेट दें और फजर के बाद रिज़्क की तलाश में निकलें, उसमें अल्लाह बरकत भी देता है। हमारे यहाँ ये एक अजीब लाइफ़स्टाइल है कि हम रात 2-2 बजे तक जागते हैं, 3-3 बजे तक जागते हैं और सुबह जो है वो 1 बजे से पहले कोई कारोबार नहीं शुरू होता, 12 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, ये 1974 और 76 की बात है,
तो अगर कभी हमारा पहला पीरियड मिस होता था या टीचर नहीं होते थे, तो हम वैसे ही वो स्ट्रोल के लिए अनारकली साथ ही उधर चले जाते थे। तो हम्म सुबह 8:30-9 बजे अनारकली की दुकानें खुल जाया करती थी और हम्म। सुबह 8:45-9 बजे वहां पे तो तिलावत ये करनी आपकी होनी गवर्नमेंट ने और क्यों वो फैसला धुआं लिया है? क्या आपको लगता है ताजरों की वजह से, जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनकी वजह से बहरहाल आपका वोट बैंक है? क्यों हुकूमतें जो है वो प्रेशराइज हुई हैं, ख़ास करके पंजाब की और वफाक की? कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ शायद एक या दबाव लिया है या एक अपीजमेंट पॉलिसी है। जब आप क्राइसिस के अंदर हो तो हमें थोड़ा सा कौम को रहनुमाई देने की जरूरत है और ये लोगों को बताने की जरूरत है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान है। हम्म। हम इस किस्म के मशागिल को अफोर्ड नहीं कर सकते कि मगर रात 2-2 एहसन बजे साहब, तक आपको ऑल्टरनेट भी, बिजली अब जलाएं। सर आपको ऑल्टरनेट भी देने पड़ेंगे। मसलन आप देखें कि सोलर था, सोलर से लोगों ने बहुत बड़ी बचत हुई। आपने देखा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह से इसको हाईलाइट किया गया है। उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं, आप उसको भी वो जी। आप बताऊं कि आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, हम्म तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उन्होंने कहा कि शादी के फंक्शन 10 बजे बंद होंगे, तो हम्म पहले एक साल लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था। सब कहते थे जी ये हमारा निजी मामला है, हम्म हुकूमत को क्यों टांग अड़ाती है हमारे निजी मामलात में, वन डिश हम्म। पार्टी होगी, 10 बजे बंद होगा। लेकिन एक साल के बाद वही लोग जो तनकीद करते थे, एग्जैक्टली वो उन्होंने आदी हो उसको गए। उस लाइफ ढाल लिया और उसके बाद तारीफ करना शुरू कर दी कि हम्म जी वो रात 2-2 बजे तक हम शादियों में फंसे होते थे आराम से। अब 10 बजे शादी का फंक्शन खत्म होता है, 10:30 बजे घर आके हम सो जाते हैं। जिसने सुबह दफ्तर जाना होता है दफ्तर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर चीज ठीक होगी, लोग एडजस्ट कर जाते हैं। हम्म। हमें भी अपने मामूलात जो है वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। दुनिया में कोई कौम नहीं है जो आप कहें कि प्रोग्रेसिव नेशन है, वो रात को 3 बजे तक जागता है और सुबह 1 बजे तक सोता है। तो सर अब अगर इसके मैं ये ऊपर हम जानना चाह रही रहनुमाई हूँ कि नहीं। आप तो उस मंसूबाबंदी के वजीर हैं, और आपने जो विजन देखा या पहले आपके जो प्रोग्राम्स आते रहे, क्या आप ऑल्टरनेट दे पाएंगे, दे पा रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा है इसको एहसन साहब कि आप कोई उसमें भी कुछ करें। जी। अल्टरनेट तो बहुत सीधा है ना। देखिए, एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ 6 से 8 हज़ार मेगावाट से ज्यादा सोलर के ऊपर कन्वर्शन हुई पिछले 2-3 सालों में जी। और हुकूमत ने इसकी हौसला अफजाई की। किसी हद तक हमें उसको ठहराव में लाना पड़ा, इसलिए कि हमारे ग्रिड से बिल्कुल अगर लोड खत्म हो जाए तो वो भी एक मसला है, आपको ग्रिड भी बैलेंस करना है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में सोलर कन्वर्शन के ऊपर एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है, जो हमारे पॉलिसीज का नतीजा है कि हमने एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा हिस्सा सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया। अब जो अगला मरहला है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हमें अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ईवी के ऊपर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो तेल हम दरामद करते हैं उसमें से 80% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर की नजर होता है और उसमें भी तकरीबन गालबन 40-45% टू व्हीलर थ्री व्हीलर के ऊपर कंज्यूम होता है। ट्रू। और जिससे कि ना सिर्फ ये कि पोल्यूशन भी होती है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेड फ्यूल भी हम कंज्यूम करते हैं। और इसलिए अब हुकूमत प्रमोट कर रही है कि टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो हैं उनकी कन्वर्शन के लिए सब्सिडी दी जाए और ईवीज को हम बहुत, अब आप देखेंगे बजट में भी इसके हवाले से तजावीज होंगी कि हम अगले 3 से 4 सालों में अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फ्यूल से कन्वर्ट करें। इसी तरह जो हुकूमत ने बिजली पैदा करने के लिए भी कोशिश की है कि जो हमारे दाखिली जराए हैं, अब हाइडल मंसूबे हैं या फिर थर्ड पोल है जिसमें कि हमें रॉ मटेरियल या उसका जो बेसिक मटेरियल है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसको हम प्रमोट करें। तो ठीक। हुकूमत एक एनर्जी सिक्योरिटी के पॉलिसी और प्लान पर अमल पैरा है जिसका मकसद ये है कि हम दरामदी तवानाई पर अपना इन्हिसार कम से कम करें और अपने मुकामी वसाइल से बिजली पैदा करें। और मगर उसमें जैसे एहसन मैंने साहब, वो कहा उसमें कि उसमें सोलर पे आवाम को, जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ भी मिले ना। मतलब आईपीपीज को जो हम हमारे यहाँ अशराफिया को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, या फिर कोई आप ऐसा मंसूबा भी बना रहे हैं कि ये बिजली जो है जिसके ऊपर लेवी के अंदर हमें टैक्स आम आवाम को देना पड़ता है, इसका प्रेशर जो है वो अशराफिया के ऊपर जाए और पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिले? ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, और क्यों ये नहीं हो पा रहा? लेकिन इस वक्त जो अगर आप टैरिफ देखें तो हुकूमत का टैरिफ नीचे की सतह के ऊपर जो कम
कंज्यूम करने वाले तबके हैं, 200 यूनिट वाले, उनके लिए टैरिफ जो है वो कम है। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप ज्यादा कंज्यूम करें तो आपका टैरिफ बढ़ता है। अशराफिया को टैक्स किया जाता है और उसके निस्बत क्रॉस सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को कि जो बिजली कम इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता मैं फिर ये कहूंगा कि इस वक्त जो हमें मुश्किलात का सामना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया इस जंग की वजह से एक अजाब में मुब्तला है। और अगर आप अमेरिका का मीडिया देखें तो वहां पर भी आपको ये बात नजर आएगी। सबसे बड़ी डिबेट यही हो रही है कि वहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशतों में उनके मीडिया का जायजा लें तो आज सबसे बड़ा नंबर 1 इशू उनका महंगाई है, क्योंकि ये तेल की कीमतों ने सबको ठीक बात है, डिस्टर्ब मगर किया चॉइस साहब हमारा इसी तो रीजन के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे जो लेवी है वो नहीं है, और पाकिस्तान सबसे महंगा है इस रीजन के अंदर जो कि पेट्रोल बेच रहा है, और उसका सारा फायदा चंद कंपनियों को जाता है अनफॉर्चुनेटली। इस पे भी मैं लेती हूँ। दूसरा साथ में एनएफसी के हवाले से भी बताइएगा, और ये 28वीं तरमीम की जो बात है, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब भी हैं, ये क्यों हो रही है? क्या वाकई कोई ये तरमीम आ रही है 28वीं? देखिए, आपने जो इससे पहले एक ज़िमनन बात की कि पाकिस्तान महंगा है और क्यों महंगा है दूसरे मुल्कों की निस्बत में, हर मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। मुख्तलिफ ममालिक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा हैं, जिसमें उनके पास कुशन है कि वो कुछ शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम तो IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और ये एक अलहदा बहस है कि हम IMF प्रोग्राम में क्यों हैं, हमें क्यों मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा, जबकि 2022 में आपको मालूम है कि 1 अप्रैल को जब हुकूमत अभी तब्दील नहीं हुई थी, वजारत खजाना ने तरक्याती बजट के आखिरी सहमाही की किस्त रोक ली थी कि उनके पास पैसे नहीं है और खजाना खाली हो चुका है, तो मुल्क को डिफॉल्ट में धकेल दिया गया। उसके बाद हम IMF के पास गए, और जब आप IMF के पास जाते हैं तो वो कोई खुशी से नहीं जाते, वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। जैसे कि एक मरीज इंतहाई बीमार होकर जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके लिए नुस्खे में ना कैंडीज लिखता है, ना चॉकलेट लिखता है, ना आइसक्रीम लिखता है, उसको कड़वी दवाइयां देता है कि इसके साथ आपका इलाज होगा। हम भी वही कड़वी गोलियां निकल रहे हैं ताकि हम मईशत को दोबारा इस बुनियाद पे ला सकें कि हमें दोबारा IMF की जरूरत ना रहे। तो ये कोई चॉइस नहीं है, ये वो विरसा है जो हमें उन 4 सालों का लातजुर्बेकार क़यादत इस मुल्क में जो मुसल्लत की गई उसका अब पूरी कौम भुगत रही है, और शायद चंद साल और भी तो सब अभी 4 साल तो हो गए, अब तो आपकी हुकूमत है, अब कितनी देर तक जो है वो पिछली हुकूमत को हम कहेंगे? अब तो आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दें। तो हम ही जवाब दें। आप मुझे बताइए कि ये आपका जो बाजू है, इसको एक चोट लगती है तोड़ते हुए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना, और फिर जब आप इसको हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाते हैं तो कितने महीने तक बांधे रखते हैं? वो एक लम्हे की चोट जो है कई महीने तक आपका पीछा करती है, साल भी कई दफा पीछा करती है। तो इसी तरह जो मईशत है उसको तोड़ने के लिए तो एक झटका ही काफी होता है, लेकिन फिर जब उसको आप दोबारा जोड़ने पर आते हैं, संभालने पर आते हैं, तो कई सालों का सफर बन जाता है। तो सर अभी जोड़ने पे सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में पाकिस्तान एक दुनिया में टर्न अराउंड की मिसाल है कि जहां पर 38% इन्फ्लेशन थी वो कम होके 7%, बल्कि 5 तक आ गई थी। अब फिर ये ईरान की तेल की बढ़ने की वजह से 10-11% की तरफ जा रही है, वरना कोई मुल्क में आपको मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि 2 सालों में 38% से इन्फ्लेशन 5% पे आई हो। हमारी स्टॉक मार्केट मुर्दा थी, कहाँ चली गई? इसी तरह पॉलिसी रेट जो 23% था वो 10.5 पर आया। फिर ये महंगाई थोड़ी जो हुई है अभी सर आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आपका खुद भी देखिए पंजाब से ताल्लुक है, आपके वोटर्स जो हैं वो किसान हैं। इस वक्त जो किसान है, जितनी बिजली की कीमतों में, फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किसानों के ऊपर क्या बीत रही है। और अब फिर 28वीं जोड़ने की बात कर रहे थे, तो अभी आप दोबारा 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिशों में है, ये खबरें आ रही हैं, आप इस पे भी जरी तबसरा कीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि मीडिया का एक बहुत अहम रोल है कि ये जो महंगाई है, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसका सामना सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, ये हुकूमत की किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं है,
ये उस बैनुल अक़वामी एक मुहर्रिक का नतीजा है जो हमारे खित्ते में जंग की सूरत में मुसल्लत हुआ है। और जितने हम लोग इस पर सरापा एहतजाज हैं या हम परेशान हैं, उतने ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और तमाम ममालिक, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह महंगाई नंबर 1 इशू है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कौम को हमें उसको बेचैन करने की बजाय ये बताना चाहिए कि इसके क्या मुहर्रिकात हैं, और हम जो ही ये कीमतें कम होंगी तेल की, तो वापस इंशाअल्लाह ताला सस्ती चीजें होना शुरू हो जाएंगी। जहां तक आपने आईनी तरमीम की बात की, इस वक्त तक कोई ऐसी एजेंडे पर तरमीम मेरे इल्म में तो नहीं है। और वैसे भी अगर आईनी तरमीम कोई इस मुल्क में लानी है तो आपको पता है कि उसके लिए सादा अक्सरियत दरकार नहीं होती, वो हमारे पास नहीं है। 2/3 अक्सरियत के साथ ही हो सकती है, और 2/3 अक्सरियत के लिए मुल्क में एक ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होती है। जब तक वो ना हो तो आप कोई तरमीम नहीं कर सकते। अब मेरे से अगर कोई पूछे कि 28वीं तरमीम होनी चाहिए, किस बुनियाद पे होनी चाहिए, तो मैं, जो मेरे ज़हन में 2 नुकात हैं, मैं समझता हूँ कि अगर कोई तरमीम मुमकिन है या होने वाली है या हो सकती है, तो ये 2 चीजें तो लाजमन उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को उनका हक मिलना चाहिए जो पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलता है, कि उनको उनकी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के वसाइल में हमें हिस्सेदार बनाना चाहिए। तो ये तरमीम जरूर हमारी आइन के अंदर करके हमें इसे यकीनी बनाना चाहिए, ताकि उनको शमूलियत का एहसास हो कि उनको भी उनके वसाइल उसी तरह मिल रहे हैं जैसे पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलते हैं। एक कानूनी मजबूरी है कश्मीर के मसले की वजह से कि हम उन्हें बाकायदा सूबा डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें आइन में लिख देना चाहिए कि वसाइल की तकसीम की हद तक हम उनको एक सूबा तस्वर करेंगे। दूसरी चीज जो अगर एक तरमीम में होनी चाहिए मेरे नजदीक, वो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का एक मजबूत निज़ाम और उसके लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये 1200-1300 लोगों के गिर्द घूमती है। 25 करोड़ का मुल्क है जिसमें 1200 एमएनए और एमपी हैं, वही जमहूरियत का मंबा है, वही जमहूरियत का मरकज है। जबकि 1.5-2 लाख जब तक बल्दियाती नुमाइंदे इस पिरामिड में नहीं जुड़ेंगे, ये जमहूरियत हकीकत में इंक्लूसिव नहीं हो सकती। और सर्विस डिलीवरी जब तक नीचे नहीं जाएगी, हम उन शोबों में कोई बेहतरी नहीं देख सकते जो 18वीं तरमीम के जरिए हमने डिवॉल्व किए थे। 18वीं तरमीम का ये मकसद नहीं था कि मरकज जो है 17 शोबों को सूबों के हवाले कर दे और सूबे जो है उनको अपने पास गिरफ्त में लेके बैठ जाएं। आज अमलन सेंटर हैवी प्रोविंसेस हैं, सूबों ने जिलों को डिवॉल्व नहीं किया। सर, एनएफसी के ऊपर सूबे में इख्तियार जिले मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जरूरत है, ये सर्विस डिलीवरी की जरूरत है और ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। अगर हमने ये नहीं किया तो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इनारकी पैदा होगी, जो कि हम लोगों सर वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके आज़ाद कश्मीर पे और जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे आपने बात की है, तो जाहिर है कि इंटरनेशनल उसके ऊपर भी है और इंडिया तो बहुत पहले अपने कश्मीर को अपने साथ मिला चुका है, तरमीम कर चुका है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये तरमीम आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये एनएफसी, ठीक, देखिए हम अगर उन्हें बाकायदा सूबा डिक्लेयर नहीं कर सकते कानूनी वजह से, तो हम आइन में ये तो तहरीर कर सकते हैं कि वो अपने वसाइल के हवाले से एक सूबा तस्वर होंगे और हम उनको उसी बुनियाद पर वसाइल देंगे जिस बुनियाद पे चारों सूबों को देते हैं। तो इसमें आप दोनों चीजों को कवर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये इसके साथ साथ ये भी बताएं कि एनएफसी के ऊपर भी बात हो रही है कि हिस्से जो है उसके अंदर भी तरमीम ज़रूरी है, और ये बहुत पुरानी बहस है जाहिर है। तो अभी अगर कोई ऐसी तरमीम आती है तो उसके अंदर भी कुछ तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। एनएफसी के हवाले से हमारी वजारत ने एक तफसीली खत वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखा है, चूँकि हम बहुत बुरी तरह हिट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट बजट है 2018 में 2.6% ऑफ जीडीपी था, वो अब घट के तकरीबन 0.7% से भी कम हो गया है। 2017-18 में जो डेवलपमेंट बजट का हुजम है वो था तकरीबन 1000 अरब। आज जब हम 2026 में बैठे हैं तो वो घट के
820 अरब रुपया है, जो कि 2018 के मुकाबले में शायद 250 या 300 अरब उस वैल्यू पर होगा। जब हम 25 करोड़ की आबादी हैं और हमारी बड़ी डेवलपमेंट नीड्स हैं, हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करनी है, तो हमें तो अपने डेवलपमेंट बजट को दुगना तिगना करना है। 2017-18 में जो सूबों का डेवलपमेंट बजट और मरकज का डेवलपमेंट बजट था वो तकरीबन 1:1 था। 1000 अरब वफाक का था और 1000 अरब चारों सूबों का था। आज चारों सूबों का जो डेवलपमेंट बजट है वो 3000 अरब है और वफाक का सिर्फ 1000 अरब है। उस तनासुब से तो वफाक का डेवलपमेंट बजट भी कम से कम 3000 अरब होना चाहिए था ना। और इसकी वजह यह है कि हमारी जो फिस्कल स्पेस है वफाक में वो श्रिंक कर रही है, चाहे वो डेट सर्विसिंग की जरूरत हो, चाहे वो कई सूबाई अखराजात हैं जो हमने अपने ऊपर लिए हुए। मिसाल के तौर पे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जैसे मैंने कहा कि उनको अपने रीजन के तौर पे मिलना चाहिए, वो इस वक्त वफाक का जो 40% शेयर है उसमें से निकलता है। इसी तरह 18वीं तरमीम में जो सोशल वेलफेयर और पॉवर्टी एलिवेशन है ये सूबों का शोबा है, सूबों को जा चुका है, वो वफाक के पास है अभी तक। 700-800 अरब रुपया बिस्क का जो है वो वफाकी हुकूमत अपने हिस्से से निकालती है। और ये वो चीजें जो कि सूबाई हुकूमतों को अपने बजट से अदा करनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत सोशल वेलफेयर और गुर्बत का खात्मा सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है। अब अगर ये चीजें सूबों को चली जाए जो कि सूबों को उनके अपने फंड से मिलनी चाहिए, तो वफाकी हुकूमत के पास 1400-1500 अरब रुपए की स्पेस निकल सकती है जिससे हम अपनी डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। सर मैं क्विकली पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल अच्छी खबरें भी कुछ आ रही हैं, उसके ऊपर भी मैं जानना चाह रही हूँ, और चूंकि वक्त कम है तो मैं चाहती हूँ कि सी पैक के हवाले से हमने देखा है 6 राहदारियां आपने खोली हैं ईरान के हवाले से, और किर्गिस्तान का भी रास्ता जो है वो नया बना है, तो इस पे भी कुछ फरमाइएगा कि ये कोई इस पे मजीद डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है हमें। जी देखिए, इस वक्त वजीर आजम जो है अनकरीब चीन का दौरा कर रहे हैं। ये साल पाकिस्तान और चीन के 75वीं सफारती ताल्लुकात का साल है, और इस मौके के ऊपर हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 जो सेकंड फेज है उसके हवाले से चीनी क़यादत से बातचीत करेंगे। और ये जो अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सेकंड फेज है, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट से बिजनेस टू बिजनेस ज्यादा फोकस है, खास तौर पे पाकिस्तान की सनती सलाहियत को बढ़ाना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना। अभी पिछले 1 साल में 1000 हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट चीन से तरबियत लेकर आए हैं कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को और जदीद जो ज़राअत के अंदर रुझानात हैं और एप्लीकेशंस हैं किस तरह मुतारफ करा सकते हैं। इसी तरह जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम चीन के साथ एक शराकतदारी लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी का शोबा है, चीन की आईटी में जो सलाहियत है उससे हम अपनी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवाएं। ये वो, और फिर साथ माइंस एंड मिनरल्स जो पाकिस्तान का एक हिडन शोबा है जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि हम उसे डेवलप कर सकें। तो ये वो शोबे हैं कि जिनके ऊपर सीपैक फेज 2 और ईरान की जो राहदारियां हैं वो भी जी जो 5-6 जी जो 6 राहदारियां ईरान से खुली हैं उसकी भी तिजारत जो है वो चीन की तरफ और बाकी सेंट्रल एशिया वो होती रहेगी। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एजाज चौधरी साहब भी होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।